गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 में डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन मीन्स बेटा कि जो सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए की रेप्लिका कॉपी, यानी कि उसकी एक फोटोकॉपी कहना चाहिए या उसकी कॉम्प्लीमेंट कॉपी का सिंथेसिस जो हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, तो डीएनए रेप्लिकेशन सेल के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और सेल डिवीज़न के जो इंटरफेस की एस स्टेज है। ठीक, सेल डिवीज़न के इंटरफेस की जो एस स्टेज है, उस एस स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेल डिवीज़न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया हो, इन सभी में रिप्रोडक्शन के पहले, ठीक, सेल डिवीज़न के पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यानी डीएनए रेप्लिकेट होके अपने जैसी दूसरी कॉपी प्रिपेयर करता है। ठीक, तो जो कॉपी प्रिपेयर होती है तो उस प्रिपेयर कॉपी की, ठीक, डॉटर सेल में ट्रांसफ़र की जाती है। तो इस घटना को या इस इवेंट को हम क्या बोल रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बेटा बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की कौन कौन सी मेथड साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, वो आज हम मेथड डिस्कस करते हैं। और कल हम इसकी पढ़ेंगे पूरी मैकेनिज्म, किसकी? डीएनए रेप्लिकेशन की। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 3 मेथड साइंटिस्ट के द्वारा दी गई। डीएनए रेप्लिकेशन की फर्स्ट मेथड है बेटा कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। थर्ड, डिस्पर्सिव मेथड। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 3 मेथड सजेस्ट की गई थी कि साइंटिस्ट का ये मानना था कि इन मेथड के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता होगा। ठीक, जिसमें से जब साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया गया कि एक्चुअल में डीएनए का रेप्लिकेशन किस मेथड के द्वारा होता है, तो सबसे सही मेथड है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन की सेकंड मेथड। कि फाइनली ये प्रूफ हुआ कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है वो रेप्लिकेशन किस मेथड के द्वारा होता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा, ना कि इन मेथड के द्वारा होता है। ठीक, तो ये मेथड उतनी इफेक्टिव नहीं। तो अब हमको पढ़ना तो तीनों मेथड है बेटा। ठीक, तो क्या क्या होता है कंजर्वेटिव मेथड, क्या होती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड और क्या होती है डिस्पर्सिव मेथड।
ये हम देख लेते हैं। तो बेटा जो कंजर्वेटिव मेथड है, तो जैसा नाम से क्लियर है कि कंजर्व मीन्स सुरक्षित रहना, ठीक। तो किसका सुरक्षित रहना? जो पेरेंटल डीएनए है उसका कंजर्व होना या उसका सुरक्षित रहना, ठीक। उसी मेथड को हम क्या कह रहे हैं? कंजर्वेटिव मेथड। तो बेटा कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता होगा, जिसमें जो पेरेंटल डीएनए है वो पेरेंटल डीएनए रेप्लिकेट होके अपनी कॉम्प्लीमेंट कॉपी या रेप्लिका कॉपी प्रिपेयर करती है, ठीक। और जब उसकी कॉम्प्लीमेंट कॉपी या रेप्लिका कॉपी प्रिपेयर हो जाती है, तो पेरेंटल जो डीएनए है वो पेरेंट्स के पास कंजर्व होता है, उस पेरेंटल डीएनए का कोई पार्ट नहीं जाता, किसमें? डॉटर सेल में। और जो न्यू सिंथेसिस स्टैंड है वो न्यू सिंथेसिस स्टैंड डॉटर सेल में ट्रांसफर होती है। तो इस प्रकार से ये कहा गया कंजर्वेटिव मेथड में कि जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न के पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होने के बाद वो अपने जैसी कॉपी प्रिपेयर करता है, और जो न्यू सिंथेसिस कॉपी है वो डॉटर में चले जाती है, डॉटर सेल में, और जो पेरेंटल डीएनए है वो जैसा का वैसा पेरेंटल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इस मेथड को कहा गया कंजर्वेटिव मेथड। जिसे डायग्राम से हम समझे कि सपोज ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक। हम किस मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा? कंजर्वेटिव मेथड। तो सपोज ये पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए, ठीक। अब पेरेंटल डीएनए को हम यहां पे शो करने के लिए हम इस पे पीपी लिख दे बेटा, कि सपोज ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक। अब ये पेरेंटल डीएनए जब रेप्लिकेट होगा, तो हर डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो रेप्लिकेट होने के समय ये वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क बनाता है, ठीक। वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क बनाएगा, यानी इसकी अनवाइंडिंग हो जाएगी। ये डबल स्टैंड डीएनए बेटा ये अलग हो गया, ये स्टैंड यहां से खुल गई, ठीक। अनवाइंडिंग हुई इसकी, ठीक। तो डीएनए एक साइड से क्या हुआ? अनवाइंड हुआ। ये बेटा पेरेंटल स्टैंड है, इसको पीपी से हम लिखते हैं ऐसा, ठीक। अब ये डीएनए अपनी कॉपी का सिंथेसिस करेगा, ठीक। ये अपनी रेप्लिका कॉपी प्रिपेयर करेगा। तो रेप्लिका कॉपी कैसे प्रिपेयर करेगा? ये प्रोसेस किसके अंदर हो रही है बेटा? एक सेल है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक। तो इस न्यूक्लियस के अंदर पूरे फ्री न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड हमने डीएनए में पढ़ चुके हैं, ठीक। फ्री न्यूक्लियोटाइड यहां प्रेजेंट होंगे। तो जब डीएनए का सिंथेसिस होगा तो ये फ्री न्यूक्लियोटाइड इनसे आके जुड़ते जाएंगे, ठीक। और ये सिंथेसिस करेंगे किसका? इसकी कॉम्प्लीमेंट कॉपी। तो सपोज ये कॉम्प्लीमेंट कॉपी का सिंथेसिस हो रहा है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट कॉपी बन गई। ये न्यू सिंथेसिस कॉपी है, ये पेरेंटल स्टैंड है, ठीक। तो हम न्यू सिंथेसिस को एन से डिनोट कर दें, इस पे लिख देते हैं एन, इस पे लिख देते हैं बेटा क्या? एन। ये न्यू सिंथेसिस वाली है, ये पेरेंटल स्टैंड है, ठीक। अब मेरे पास कलर्ड चाक नहीं है, इसलिए इसको मैं अलग कलर से नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पे एन लिख दिया है, यहाँ पी लिख दिया है, ठीक। अब कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जब न्यू स्टैंड का सिंथेसिस हो जाएगा तो दोनों न्यू स्टैंड आपस में पेयरिंग कर लेंगे। कौन सी? ये दोनों।
और ओल्ड स्टैंड पूरी तरह कंजर्व रहेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये दोनों ने पेयरिंग कर ली आपस में, तो ओल्ड स्टैंड ये हो गई ओल्ड स्टैंड और ये न्यू सिंथेसिस स्टैंड बनी। ठीक, ये ओल्ड वाली यानी कि पेरेंटल और ये न्यू सिंथेसिस। ठीक, तो ये सेल में पूरी तरह कंजर्व है बेटा, ये वाली स्टेट है ना, कि जो पेरेंटल सेल थी उस पेरेंटल सेल में पेरेंट का डीएनए जैसा का वैसा बचा हुआ है। उसने जो नए डीएनए को सिंथेसिस किया है, तो ये नया डीएनए किस में जाएगा अब, डॉटर सेल में। तो यहां पे पेरेंटल डीएनए क्या है, पूरी तरह कंजर्व है या पूरी तरह सुरक्षित है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड। ठीक, तो ये मेथड एक डिस्क्राइब की गई थी कंजर्वेटिव मेथड, लेकिन जनरली डीएनए का रेप्लिकेशन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी करना है तो पेरेंट की एक स्टैंड इसमें जाना चाहिए। ठीक, दूसरी मेथड सजेस्ट की गई बेटा सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। ठीक, ये पेरेंटल स्टैंड, ये पेरेंटल डीएनए है बेटा। ठीक, अब जब सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा डीएनए का अगर रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन अगर सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू होता है, तो उस समय भी इस डीएनए में वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा। सबसे पहले हर प्रकार के रेप्लिकेशन में यही होगा बेटा, वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा। ये बना, ठीक, ये रेप्लिकेशन फोर्क बना। अब रेप्लिकेशन फोर्क बनने के बाद इसका रेप्लिकेशन होगा। ठीक, तो जब रेप्लिकेशन होगा बेटा, तो ये तो पेरेंटल सेल है, इसको हम लिख दें P, है ना, ये पेरेंटल डीएनए, सॉरी पेरेंटल सेल कह दिया मैंने, ये पेरेंटल डीएनए है। अब इसमें जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन ये होता चला बेटा, ये न्यू सिंथेसिस स्टैंड बनी, इधर भी एक न्यू स्टैंड का सिंथेसिस होगा ये, तो इसको हम लिख देते हैं न्यू स्टैंड, ये भी न्यू स्टैंड। अब ये धीरे धीरे बेटा रेप्लिकेशन आगे होता चला जाएगा और पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से बना, एक डीएनए ये बना बेटा, एक डीएनए की स्टैंड ये। ठीक, तो इसमें एक स्टैंड पेरेंटल डीएनए की है, एक स्टैंड किसकी है, न्यू सिंथेसिस की। इसमें भी एक पेरेंटल डीएनए की, एक न्यू सिंथेसिस डीएनए की। तो देखो बेटा ये पेरेंटल स्टैंड थी, इस पेरेंटल स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट एक स्टैंड बनी, तो इस स्टैंड को हम क्या बोल रहे हैं, न्यू सिंथेसिस स्टैंड। ठीक, अब मान लीजिए कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो ये देखो एक डीएनए ये बना है, एक डीएनए ये बना है, तो इस डीएनए की एक स्टैंड क्या है बेटा, ये पेरेंटल स्टैंड है, ये इसकी पेरेंटल स्टैंड है। ठीक है, तो इसमें ये पेरेंटल स्टैंड है, ये डार्क कर दे रहा हूं मैं इसको, ये पेरेंटल स्टैंड है बेटा। ठीक, ये पेरेंटल स्टैंड हो गए। तो दोनों डीएनए में एक एक पेरेंटल स्टैंड है और एक एक क्या है बेटा, न्यू सिंथेसिस स्टैंड। तो यहां पे भी देखो ये पेरेंटल स्टैंड बन गई बेटा एक। ठीक, ये पेरेंटल स्टैंड हो गई है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, और ये न्यू सिंथेसिस वाली स्टैंड है। तो इस प्रकार से ये वाला डीएनए पेरेंट्स के पास रह जाएगा
पेरेंट की सेल में, और ये वाला डीएनए चला जाएगा किस में, डॉटर में। ठीक, ये वाला डीएनए किसके पास रह गया, पेरेंट के पास, और ये वाला डीएनए किसके पास चला गया बेटा, डॉटर के पास। ठीक, ये डॉटर सेल में, और ये वाला डीएनए किस में प्रेजेंट है, पेरेंटल सेल में। तो अब हो गया सेमी कंजर्वेशन कि यहां पे पेरेंटल स्टैंड कंजर्व है लेकिन आधी कंजर्व है। आधी कहां चले गई, डॉटर के पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, कि डीएनए इसमें सेमी कंजर्व है। ठीक, तो डीएनए का एक्चुअली में रेप्लिकेशन इसी मेथड के द्वारा होता है, और इसको प्रूव भी किया किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने और मेसेल्सन एंड स्टाल नामक साइंटिस्ट ने। तो अभी आगे हम मेसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन क्या ऐसे ही होता है या नहीं होता। तो इस चीज को प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा, किसने, मेसेल्सन एंड स्टाल ने। तो ये मेथड थी बेटा सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक, अब सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड थी बेटा, इस मेथड के लिए पूरी तरीके से जोर दिया किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने, कि वॉटसन एंड क्रिक ने यह कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा ही होता है। ठीक, तो जब उन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल रिप्रेजेंट किया था, उस समय वॉटसन एंड क्रिक ने यह बतलाया कि जो डीएनए है, ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन के समय अनवाइंड होता है। ठीक, डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं अनजिपिंग की प्रोसेस। अनजिपिंग की प्रोसेस यानी कि जब ये डबल स्टैंड डीएनए है सपोज, तो ये डबल स्टैंड डीएनए जब यहाँ से बेटा, इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए थे, ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे एडेनिन जुड़ा होगा किससे, थाइमिन से, ग्वानिन जुड़ा होगा साइटोसिन से, थाइमिन जुड़ा होगा एडेनिन से। तो ये धीरे धीरे दोनों स्टैंड क्या होती है, खुलते जाती है। ठीक, तो वॉटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है इसका सपोर्ट किया, और ये कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय अनजिपिंग की प्रोसेस होती है, तो दोनों स्टैंड सेपरेट होते चले जाती है और वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही, वॉटसन एंड क्रिक ने, कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तब सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट फ्री न्यूक्लियोटाइड, ठीक, डीएनए की जो अनवाइंडिंग स्टैंड है, यानी कि जो टेम्पलेट स्टैंड है या जो पेरेंटल स्टैंड है, उस स्टैंड के साथ जुड़ते जाते हैं और न्यू डीएनए का सिंथेसिस करते हैं। यानी कि डायग्राम से हम समझे, वॉटसन एंड क्रिक ने जो सपोर्ट किया था उसको, कि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा बेटा, ठीक, सेमी कंजर्वेटिव मेथड का सपोर्ट किया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो वॉटसन एंड क्रिक ने ये कहा कि जब डबल स्टैंड डीएनए है बेटा ये, ठीक, इन डबल स्टैंड डीएनए में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये इनके बीच, ठीक, तो ये दोनों स्टैंड जब खुलती है, यानी कि इनकी जब अनवाइंडिंग होगी, ठीक, तो अनवाइंडिंग की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अनजिपिंग की प्रोसेस। तो यहाँ पे इनमें अनवाइंडिंग होगी पहले, यानी कि अनजिपिंग, ठीक। अनजिपिंग किसको कह रहे हैं बेटा, कि ये जो न्यूक्लियोटाइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा
तो दोनों स्टैंड क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तो अनजिपिंग की प्रोसेस हुई, ये ऐसे दोनों स्टैंड खुल के अलग हुई। ये अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये खुल के अलग हुई है, ये दोनों स्टैंड खुल गई। तो वॉटसन एंड क्रिक ने ये बताया कि अनजिपिंग की प्रोसेस होती है। अनजिपिंग की प्रोसेस होने के बाद दोनों स्टैंड का, ठीक, कि कॉम्प्लीमेंट स्टैंड का सिंथेसिस होगा। तो स्टैंड का सिंथेसिस कैसे होगा कि जैसे ये पूरा का पूरा डीएनए किसके अंदर है बेटा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, इस न्यूक्लियस में जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होंगे, फ्री न्यूक्लियोटाइड यानी कि जैसे एडिनिन होंगे यहाँ, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक, ये पूरे न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होंगे, जैसे एटीपी के फॉर्म में, जीटीपी के फॉर्म में, टीटीपी के फॉर्म में, सीटीपी के फॉर्म में, ठीक, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ठीक, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, क्योंकि डीऑक्सी शुगर है। तो ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियस में जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो इस स्टैंड के साथ आके जुड़ते जाएंगे। तो जैसे जुड़ते गए बेटा, तो यहाँ थाइमिन है तो यहाँ एडिनिन आके जुड़ेगा, यहाँ एडिनिन है तो थाइमिन, यहाँ साइटोसिन है तो ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन है तो साइटोसिन, यहाँ थाइमिन है तो एडिनिन, यहाँ एडिनिन है तो थाइमिन। तो जुड़ते जाएंगे तो एक चेन बनते जाएगी बेटा, ये नया डीएनए बनने लग गया। जैसे ये एक स्टैंड बनने लग गई, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ने लग गए, वैसे इधर भी आके जुड़ने लग जाएंगे, ठीक। तो एक स्टैंड पेरेंट की, एक न्यू सिंथेसिस, एक न्यू सिंथेसिस, एक पेरेंट की। तो ये बताया हो किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने, कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है और सेल के न्यूक्लियस में जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो यूज होते हैं किसमें, न्यू डीएनए के सिंथेसिस में, ठीक। और जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो एक डीएनए डॉटर सेल में और एक डीएनए प्रेजेंट होगा किसमें, पेरेंटल सेल में। तो इसमें एक ओल्ड स्टैंड एक न्यू, तो वैसे डॉटर में एक ओल्ड एक न्यू होगी। तो इस प्रकार से सेमी कंजर्वेटिव मेथड इसको कहा गया बेटा। थर्ड मेथड थी डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड के अकॉर्डिंग डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, तो इसमें यह कहा गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव मेथड के द्वारा भी होता है। तो इसमें जैसे कि ये डबल स्टैंड डीएनए है, ठीक, ये डबल स्टैंड डीएनए, ठीक, डबल स्टैंड डीएनए है। तो इस मेथड के अनुसार ये कहा गया कि जो डबल स्टैंड डीएनए होता है ये रेप्लिकेशन के पहले छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है, ऐसे, ठीक। क्या होगा कि ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा पूरा का पूरा डीएनए, ठीक। तो सपोज ये टूट गए बेटा, ये फ्रेगमेंट इनके बन गए, ये ऐसे पूरे फ्रेगमेंट, स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक। डिस्पर्सिव मेथड में ये कहा गया कि जिस डीएनए का रेप्लिकेशन होना है वो डीएनए स्मॉल फ्रेगमेंट में पहले टूटते हैं। अब ये स्मॉल फ्रेगमेंट अपने कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट का सिंथेसिस करेंगे। तो ये इनने कॉम्प्लीमेंट बनाया बेटा, ये, ठीक, ये जो सॉलिड लाइन दिख रही है ये पेरेंटल डीएनए का पार्ट है मान लीजिए, और ये न्यू सिंथेसिस का। तो इनने अपने कॉम्प्लीमेंट पार्ट्स बनाए। अब इसके बाद ये सभी असेंबल होंगे तो ये नए डीएनए को बनाएंगे। तो नए डीएनए में क्या होगा कि कुछ पार्ट पेरेंटल डीएनए का होगा, कुछ पार्ट न्यू सिंथेसिस डीएनए का। तो जब डीएनए बनेगा
ठीक। जब डीएनए बनेगा तो इस डीएनए में कुछ पार्ट ओल्ड डीएनए का, कुछ पार्ट न्यू डीएनए का। तो ये जो सॉलिड लाइन दिख रही है बेटा, ये ओल्ड डीएनए का पार्ट, और जो ये लाइट कलर से मैंने जो लाइन बनाया है ये इस टाइप से, तो इसमें ये पेरेंटल पार्ट हो गया और ये न्यू सिंथेसिस पार्ट, न्यू सिंथेसिस पार्ट, और ये पेरेंटल डीएनए पार्ट। तो डिस्पर्सिव मेथड में ये कहा गया कि जो डीएनए है वो टूट के पूरी तरह डिस्पर्स हो जाएगा पहले सेल के न्यूक्लियस में। डिस्पर्स होने के बाद पूरे जो फ्रेगमेंट है वो फ्रेगमेंट अपने कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट बनाने के बाद ये सब असेंबल होंगे और असेंबल होकर नया डीएनए बनाएंगे। ठीक, तो इस नए डीएनए में कुछ पार्ट न्यू सिंथेसिस का, कुछ पार्ट ओल्ड का होगा। ठीक, तो ऐसे दो स्टैंड बनेंगे इसके भी बेटा। दो डीएनए बनेगा इसमें भी, पर दोनों डीएनए में क्या होगा, कुछ पार्ट न्यू का और कुछ पार्ट ओल्ड का होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये मेथड थी बेटा डीएनए रेप्लिकेशन की, ये 3 मेथड थी। ठीक, तो ये केवल आज हमने मेथड डिस्कस की है। अब कल हम पढ़ेंगे कि जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है इसी के द्वारा रेप्लिकेशन होता है, इसको मेसेल्सन और स्टाल ने प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो वो एक्सपेरिमेंट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।